हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेम स्किल एनहेंसमेंट कोर्स भारतीय उपमहाद्वीप में कला का परिचय यूनिट 1 भारतीय कला इतिहास लेखन संबंधी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे कि भारतीय कला क्या है, कितनी पुरानी है। ठीक है। भारतीय कला अपनी प्राचीनता तथा विविधता के लिए विख्यात रही है कि वो कितनी प्राचीन और उसमें कितनी सारी विविधताएं पाई गई हैं। आज जिस रूप में हम कला शब्द का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं या इसके बहुत सारे अर्थ हैं, वो प्राचीन समय में उसका एक छोटा सा भी हिस्सा न था। यदि ऐतिहासिक काल को छोड़कर और पीछे प्रागैतिहासिक काल पर दृष्टि डाली जाए तो विभिन्न नदियों की घाटियों में खुदाई के दौरान हमें असंख्य मात्रा में पाषाण उपकरण मिले थे, जिनसे हमें मनुष्यों की कलात्मक प्रवृत्तियों के बारे में पता चलता है। पत्थर के टुकड़े को विभिन्न तकनीकों से विभिन्न परियोजनाओं के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया जाता था। जो पत्थर के टुकड़े होते थे उनको जो है विभिन्न कामों के लिए उपयोग में लाया जाता था। उनको एक अच्छी आकृति दी जाती थी, जैसे हस्त कुल्हाड़े, खुरचनी, छिद्रक, तीक्ष्णियाँ तथा बेदक आदि जो हैं पत्थरों से ही बनाए जाते थे। ये सिर्फ उनकी उपयोगिता की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि वे उनके कलात्मक पक्ष के ज्ञान के बारे में भी हमें बताते हैं कि वो कलात्मक पक्ष से कितने मजबूत थे, उनको उसका कितना ज्ञान था। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, उसकी जीवन शैली के साथ साथ उसका कला पक्ष भी मजबूत होता गया, अर्थात वो कला में और भी निपुण हो गया। जहाँ पर एक तरफ हमें मृद भांड, भवन तथा अन्य उपयोगी सामानों के निर्माण में वृद्धि हुई है, वहीं पर दूसरी तरफ आभूषण बनाने में, मूर्ति कलाओं में, मुहर का निर्माण करने लगे, वो गुफाओं पर चित्रकारी करने लगे। इस प्रकार के भी विकास होते गए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित सैंधव सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के दौरान हमें ये पता चलता है कि वो कला में कितने परिपक्व थे। उनके जो है हमें प्रमाण देखने को भी मिलते हैं। खुदाई में लगभग 1000 केंद्रों से प्राप्त इस सभ्यता के अवशेषों में अनेक ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिनको देखकर हमारे मन में यह मानने को बाध्य हो जाता है कि सचमुच हमारे पूर्वज उच्च कोटि के कलाकार थे, अर्थात वो कला में बहुत ज़्यादा निपुण थे। उनका कलात्मक पक्ष था जो वो बहुत ही ज्ञातव्य अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण था। अब हम आगे भारतीय कला की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्राचीनता, अर्थात भारतीय कला कितनी पुरानी है, प्राचीन है। भारतीय चित्रकारी के प्रारंभिक उदाहरण प्रागैतिहासिक काल के ही हैं, जब मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी किया करते थे। पहले के टाइम में क्या था, जो मानव होते थे, लोग होते थे, वो गुफाओं पर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के जो है चित्र बनाते रहते थे। भीमबेटका की गुफाओं में की गई चित्रकारी 5500 ईसा पूर्व से भी ज़्यादा पुरानी है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहाँ पर जितनी भी चित्रकारी की गई है वो 5500 ईस्वी पूर्व से भी ज़्यादा पुरानी है। 7वीं शताब्दी में अजंता और एलोरा गुफाओं की चित्रकारी भारतीय चित्रकारी का सबसे अच्छा उदाहरण है, सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रागैतिहासिक काल में भारतीयों ने जंगली जानवरों जैसे बारहसिंगा, भालू, हाथी आदि के चित्र बनाना सीख लिया था। आगे है भारतीय कला जो है संस्कृति प्रधान होने के साथ साथ धर्म प्रधान भी हो गई है। वास्तव में धर्म ही भारतीय कला का प्राण है। भारतीय कला धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावनाओं से सदा अनुप्रमाणित रही है, किंतु भारतीय कलाकारों ने प्रत्येक युग में धार्मिक कृतियों के साथ साथ लौकिक एवं धर्मेतर कृतियों का भी सर्जन किया है। अर्थात जो भारतीय कलाकार थे वो प्रत्येक युग में धार्मिक यानी कि धर्म से रिलेटेड और लौकिक लोगों से
रिलेटेड कृतियों का सर्जन करते थे, यानी कि दोनों का ही सर्जन करते थे, अर्थात दोनों को ही कला के रूप में बनाते थे या फिर उजागर करते थे, क्योंकि भारतीय सामाजिक जीवन में इन्हें भी समान रूप से महत्व दिया जाता है। दोनों ही सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है, धार्मिक कृतियाँ भी, लौकिक कृतियाँ भी। अतः भारतीय कला को सामान्य जीवन की सच्ची दिग्दर्शिका भी कहा जा सकता है। आगे है अनामिकता, अर्थात कुछ कलाकृतियाँ हैं वो अनामित है, यानी कि उन पर नाम नहीं है। प्राचीन शिल्पियों और स्थापत्यों ने अपना नाम और परिचय अधिकांश रूप से गुप्त रखा, क्योंकि सर्जनकर्ता के बजाय सर्जन को महत्व दिया जाता था, अर्थात जो लोग किसी भी कला का निर्माण करते थे उसकी बजाय जो उसने कला का निर्माण किया है उसको अधिक महत्व दिया जाता था। इसलिए जो है अधिकांश कलाकृतियाँ हैं वो अनाम है, अनामित है, या उन पर अर्थात उन पर नाम मौजूद नहीं है कि वो किसने बनाई है। आगे है भारतीय कला शाश्वत सत्य का भी प्रतीक है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से युक्त होने के कारण उनमें नित्य नवीनता दिखती है। भारतीय कला में अर्थात बाह्य सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य के भाव की भी प्रधानता होती है, यानी कि जो भारतीय कला है उसमें बाहर के सौंदर्य के साथ साथ मूर्ति का या फिर कला का जो अंदर का सौंदर्य होता है उसको भी उतनी ही प्रधानता दी जाती है, दोनों को एक समान रखा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम भारत के वास्तुशिल्पीय परंपरा का प्रत्यक्ष ज्ञान। एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में भारतीय वास्तुशिल्प के इतिहास को ब्रिटिश भारत में पहली बार विचारार्थ लिया गया था, अर्थात इस पर विचार किया गया था। 1874 से 1927 के मध्य अनेक प्रभावशाली लेखकों ने इस विधा के भविष्य की प्रवृत्तियों को स्थापित किया। हाल तक प्रचलन में रहे अधिकांश विचार 19वीं शताब्दी के मध्य से प्रकट लेखों से प्रभावित थे। उस समय साउथ केंसिंगटन म्यूजियम में रखे भारतीय संग्रहों के हेनरी कोटे की विषय सूची के प्रकाशन से लेकर आनंद कैंटिश कुमार स्वामी के विशिष्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट तक भारतीय कला एवं वास्तुकला से संबंधित अनेक मुद्दों पर वाद विवाद किया गया, और इस क्रम में मुख्यतः पश्चात रूप से कार्य प्रणालियों से उत्पन्न होने वाले ढांचों को आगे रखा गया। पार्थ मित्र ने इन लेखों एवं उनके दृष्टिकोणों को 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया, यानी कि 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है पुरातात्विक और दूसरा है पारलौकिक, यानी कि लोकोत्तर। इन 2 भागों में जो है पार्थ मित्र ने लेखों और उसके दृष्टिकोणों को विभाजित किया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से सेकंड यूनिट के साथ मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। अगर आप ये PDF फॉर्मेट में चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे जाकर ज्वाइन ज़रूर करें। धन्यवाद।